उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस कर रही मदरसों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति। अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान को लेकर विरोध। हरिद्वार में संत समाज ने की कड़ी निंदा। बयान को बताया सनातन धर्म का विरोधी। हरिद्वार के सुमन नगर में चला प्रशासन का पीला पंजा। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को किया ध्वस्त। पहले नोटिस जारी करके दी थी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में कई बड़े प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अवैध तरीके से कोई भी संस्थान या संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। से चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को पीड़ा इस बात की नहीं है, पीड़ा उनको इस बात की है कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे, जिनको तुष्टीकरण राजनीति करते हैं, जिसके लिए वो, मुझे लगता है उनकी पीड़ा इसलिए है। और प्रदेश के अंदर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो नौनियाल हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए इस तरह से कट्टरपंथी शिक्षा के समर्थक बनते हैं। प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में लौटने के लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। प्रदेश से जुड़े ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरह से प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि अवैध मदरसे हैं, हालांकि जो हरीश रावत जी आपके नेता, वो कह रहे हैं कि 8 साल पहले अप्लाई कर दिया था, मान्यता नहीं दी गई। आप इस चीज को किस रूप में भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा रावत जी ने कहा कि कुछ लोग कुछ जगह मदरसों में ये हुआ कि उन्होंने अप्लाई किया और उनके कागजातों में कार्रवाई नहीं हुई, ये सच है। और अगर सरकार के उद्देश्य क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर सरकार शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य कर रही है, तो ये केवल मदरसे क्यों, ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। जहाँ भी ऐसे स्कूल्स चल रहे हैं जिनके पेपर्स पूरे नहीं हैं, तो उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उनको कहा जाना चाहिए कि आप पेपर पूरे करिए। लेकिन मिड सेशन में, जिस समय बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अप्रैल का महीना आने वाला है, और ऐसे में ये कार्रवाई होना ये समझ से परे है। दूसरा, सरकार ये भी बताए कि अपने शिक्षण संस्थानों में वो क्या कर रहे हैं। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के लिए एक नियम बनाया कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, आपके यहाँ स्वच्छ पानी होना चाहिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए या बच्चों के लिए शौचालय स्वच्छ होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? कितने ऐसे हैं जहाँ पानी के कनेक्शन हैं? मैं बता सकता हूँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी पानी का कनेक्शन नहीं है, शौचालय ठीक नहीं है, दूरस्थ हालत में नहीं है। तो ऐसे में सरकार के जो कार्रवाई है, मुझे लगता है केवल और केवल वोट को अपनी ओर करने का, एक हिंदू मुसलमानों का जो एक मामला लेके बीजेपी चलती है ताकि लोगों में वैमनस्य हो, लोग बेटियों को सुरक्षा को अनदेखा कर दें, नौकरियां नहीं है बच्चों की उसको ना देखें, डेवलपमेंट को ना देखें, लबलबाती हुई गंदी नालियों को अपने मोहल्ले में ना देखें, टूटे हुए रास्तों को ना देखें। हिंदू मुसलमान के मामले में फंसा के वोट लेने की एक राजनीति है और अपनी नाकामी को छिपाने का एक भद्दा ये तरीका है। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी के जो विधायक भी हैं, जो केदारनाथ से विधायक हैं, वो ये बयान देते हैं कि गैर जो हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए केदारनाथ में। उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ पे राजनीति होती नजर आ रही है? देखिए, मंदिर परिसर में क्या होता है ये मंदिर कमेटी करती है। रही केदारनाथ क्षेत्र की बात, तो वहाँ आधे से ज़्यादा म्यूल्स वाले, मतलब खच्चर वाले तो माइनॉरिटी से हैं। आप क्या कर रहे हैं? अमरनाथ हमारा पूजनीय स्थल है, उसकी खोज किसने की? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो यक्ष प्रश्न है। और ईश्वर सबको अपने बच्चों के रूप में देखता है, मेरा ऐसा मानना है। और भारत में संविधान के हिसाब से देश चलता है। यहाँ हम सब, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सब देश के नागरिक हैं और हमारे कुछ अधिकार हैं। विधायक ने जो शपथ ली थी कि मैं देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी और संविधान का पालन करूंगी, उन्होंने उस शपथ का उल्लंघन किया। उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप वोट मांगिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस तरीके की बातें करके
आप राष्ट्र के अंदर की एकता और अखंडता को खंडित कर रही हैं और ये शर्मनाक बयान है। और मुझे लगता है सबको, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को, उनका इसमें प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, किस रूप में कांग्रेस भी उसको देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से फेल मैं कार्यकाल मानूंगा। मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, हमने ऐसा भी देखा बीच में। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा का टाइम है, आप लोग सब मुख्यालय में बने रहें, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जाके कार्यक्रम हो रहे थे और मंत्री अपने उसमें नहीं थे। साथ में खनन माफिया का इतना हावी है कि बुरे हाल इस प्रदेश के हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के और जो वर्तमान में सांसद हैं, उनको इस मामले को लोकसभा में उठाना पड़ा है। महिला अपराध में आज हम पूरे 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे चले गए। ममता जोशी बहुगुणा से शुरुआत हुई थी, अंकिता में ज्वार उठा और आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची, इनके संतरे समय इनके ओबीसी सेल के सदस्य के द्वारा एक 14 साल की बच्ची का रेप और मर्डर, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 26 जून की घटना है। 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, वो मंडल अध्यक्ष हैं। दुख संघ के चेयरमैन जमानत में बाहर आए हैं। तो ये अपराधियों को संरक्षण देने का मामला भी सामने आया है। अपराध बढ़े हैं, पेपर लीक हुए हैं, भर्ती घोटाले, और सारे इन घटनाओं में, मैक्सिमम घटनाओं में बीजेपी के पदाधिकारियों का हाथ है या वो मुख्य आरोपी के रूप में है। तो ये दिखाता है कि ये फेलियर है। और 3 साल का कार्यकाल जब भाई गिना रहे थे मुख्यमंत्री जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे लगा शायद इन्वेस्टमेंट मीट पे भी ये कुछ कहेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट मीट मेरे टाइम पे हुई और ये मेरी उपलब्धि रही। लेकिन इन्वेस्टमेंट मीट का जिक्र तक नहीं होना इस बात का सबूत है कि वो जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया इस राज्य का इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पे, वो केवल और केवल अंकिता भंडारी केस, SSSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक, उसमें 3 चीज़ें बड़ी हाइप में थी और बड़ा आक्रोश था लोगों में। उसको डाइवर्ट करने की नीयत से इन्वेस्टमेंट मीट की गई और आज उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और मुख्यमंत्री को थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने 3 साल के उपलब्धियों में गिनाना पड़ रहा। तो ये शो करता है कि डेवलपमेंट के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, राज्य को आगे बढ़ाने के नाम पे, इकोनॉमी ठीक करने के नाम पे इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और अब ये केवल और केवल एक ही नैरेटिव है, हिंदू और मुसलमान, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, चारधाम यात्रा प्रदेश में शुरू होने जा रही है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है रजिस्ट्रेशन का। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि यात्रा व्यवस्था चरमराई थी, तो इस बार का क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं आप लोग, कैसी हो सकती है इस बार की यात्रा? देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तो सब आना चाहते हैं। हमारे लिए आस्था के साथ साथ ये हमारे पेट का, रोजी रोटी और हमारे डेवलपमेंट का भी सवाल है। पहले यात्रा इन चारों स्थानों की करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय आवश्यक किया गया था, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और आज आदमी सुबह उत्तर प्रदेश से चल रहा है, शाम को बद्रीनाथ पहुंच रहा है, पूजा कर रहा है और गाड़ी से बैठ रहा है, सुबह वापस उत्तर प्रदेश चले जा रहा है। मेरे स्टेट को क्या मिला? होटल वालों को कुछ नहीं मिला, गाड़ी टैक्सी वालों को कुछ नहीं मिला, जिनके होम स्टेज हैं उनको कुछ नहीं मिला। तो मेरे स्टेट को क्या मिला? मेरे पंडित पुरोहित, मेरे इलाके के लोग जिनकी 4 महीने की यात्रा से पूरे 12 महीने का घर चलता है, उन लोगों के घर खाली हैं, उनके स्थान खाली हैं। और उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि 40 से 50% व्यापार में नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए। आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन रोज़ी रोटी और हमारा डेवलपमेंट भी अपनी जगह है। और इन चारों स्थानों से ऐसा होता है कि हम लोगों के परिवार पलते हैं, इसको ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। करण महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले 1 महीने के अंदर प्रदेश के कई जिलों में 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा अवैध मदरसे उधम सिंह नगर जिले में हैं। इस कार्रवाई से जहां एक तरफ अवैध मदरसे तो सील हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संकट भी पैदा हो रहा है कि आखिर इन बच्चों के शिक्षा का भविष्य क्या होगा। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में 2 तरह के मदरसे संचालित हो रहे हैं। पहले जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है और दूसरे वो जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 2 तरह के विकल्प हैं। पहले तो ये कि वह मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसे में पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। देखिए, 2 तरह के मदरसे हैं, इसमें पूर्व में भी बात हुई थी। एक तो जो मदरसा बोर्ड से एफ़िलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफ़िलिएशन उनका नहीं है।
तो ऐसे छात्रों के लिए दो तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं, जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं, जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। और आजकल चूँकि प्रवेश का हमारा सत्र नया शुरू होने वाला है, तो प्रवेश उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं ना, दोनों विकल्प खुले हुए हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। और जो हम लोग प्रवेश उत्सव मनाते हैं, जो सत्र हमारा चलता है नया और अगस्त तक चलता है, तो उसमें घर घर जाकर के हमारे जो शिक्षक हैं अभिभावकों से संपर्क करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि जो कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई से न छूटे किसी भी हाल में। और जो प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे, वो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर हर जगह है। जूनियर के विद्यालय हैं, तो विद्यालय की और टीचर्स की कोई दिक्कत नहीं है। और प्रवेशोत्सव के माध्यम से इन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, राइट टू एजुकेशन पहले से ही है और सभी का अधिकार है। और सरकारी विद्यालयों में फ्री एक्सेस भी है, तो कहीं कोई सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए विवादित बयान को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरिद्वार के साधु संतों ने अखिलेश के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे सनातन पर सीधा हमला करार दिया है। दरअसल कन्नौज में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। वहीं संतों का कहना है कि गौशाला को लेकर इस तरह की टिप्पणी न केवल सनातन धर्म का अपमान है बल्कि देश की सांस्कृतिक परंपराओं का भी अपमान है। गौशाला में बेसहारा और बीमार गायों की सेवा की जाती है, जो मानवता और धर्म दोनों का प्रतीक है। इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि गौशालाएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही संतों का कहना है कि अगर अखिलेश ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजनीति को न जाने क्या हो गया है, रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण। किसी को गौशाला में बदबू आ रही है, गौशाला खोलने पर कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? पिछले कुछ दिनों से ऐसे एक परिदृश्य भारत में उत्पन्न हो गया है। किसी समय देश में ऐसे ऐसे नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे और अनेक लोग हुए, राम मनोहर लोहिया जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए, जिनका नाम भी लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक लेते थे। आजकल के नेताओं के बयान सुनकर तो लगता है कि भारत की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। बड़ा सोचनीय, बड़ा विचारणीय ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। आज अखिलेश यादव जी का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं और हमें इत्र पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलवा देना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति है जिसमें समुद्र मंथन के अंदर तीसरे नंबर पे गोदेनी गौ मंथन में निकली थी और जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। और इसी का दूध पी के वो आज इतने बड़े हुए हैं जिसमें से उन्हें महक आने लग गई है। ये बड़ा ही शर्मनाक उन्होंने वाक्य कहा है जिसका हर एक समाज विरोध करेगा। और मैं उन्हें ये भी याद दिलवा देना चाहता हूँ, भले ही उन्होंने सिडनी में अपने पर्यटन से इंजीनियरिंग करी लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी वो अपने संस्कार को भूल गए हैं। अपने चाचा तक को वो इस तरीके की टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं, तो इसी से ही ये स्वभाव नजर आता है। आकाश, उन्होंने अपने पूर्व में जाके इतिहास पढ़ा होता तो आज इस हरिद्वार के सुमनगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि प्रशासन की टीम ने पहले ही नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी, जिसके बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। उसके बाद आज टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। नगर पालिका परिषद मसूरी ने बकाया भुगतान को लेकर बिजली विभाग के कुंज भवन स्थित सब स्टेशन को सील कर दिया। इसके बाद मॉल रोड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को भी
परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि बिजली विभाग ने कुछ घंटे बाद ही बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी थी, लेकिन दो विभागों की वर्चस्व की लड़ाई में आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसमें एक्चुअली हम भी हमारा 31 मार्च आ रहा है। हमारे नगर पालिका के द्वारा समस्त बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिसमें कि बिजली विभाग हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। तो हमने कई बार इनसे अवगत भी कराया, मीटिंग्स भी हुई, इनको लेटर्स भी दिए हैं। तो अभी हमने एक सिंबॉलिक रूप में एक इनका कुंज भवन में जो गेस्ट हाउस वाला पार्ट है उसको हमने सीलिंग किया है। मतलब क्योंकि उनकी रिकवरी थी, उसका उस एक भवन का 2,05,000 रुपये का बकाया था। बाकी तो पूरे विभाग पे लगभग 24 करोड़ रुपए का बकाया है। तो ये तो उनको हमारे को बिना पूर्व सूचना के की गई थी, तो हमारे द्वारा उनसे बात भी की गई है। तो अभी क्योंकि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रखी है तो वो उनके द्वारा खोल दी जाएगी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि वो भी एसेंशियल सर्विस है और बिजली की सप्लाई भी एक एसेंशियल सर्विस है। तो एसेंशियल सर्विस हैम्पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो विभागों में कि अगर कुछ रेवेन्यू को लेकर के इश्यूज है तो पब्लिक सफ़र करती है। सर कितने दिन का समय दिया गया है? हम तो 15 दिन का दे रहे हैं, तो बाकी उनसे मीटिंग की जाएगी, तो मे बी कल। और देहरादून में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही नवनिर्मित परीक्षागृह का भी यहां पर लोकार्पण किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उस संकल्प को सिद्धि के तौर पे कन्वर्ट किया है। वो संकल्प आप सबको याद होगा, वो संकल्प आप सबको याद होगा। एक तो कि देहरादून में नवनियुक्त जो नर्सिंग अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इसके अलावा नवनिर्मित परीक्षागृह का भी लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्थानीय विधायक खजानदास इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं जो प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी चयनित हुए हैं। इसके अलावा नवनिर्मित परीक्षागृह का भी लोकार्पण किया गया। आगे बढ़ते भगवानपुर में ग्रीन डॉट हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ग्राम चोली सबुद्दीनपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण कराया। इस सौंदर्यीकरण में लगभग 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान कंपनी के चेयरमैन एसपी सिंह अग्रवाल ने बताया कि हमारी कंपनी का उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो भी प्लस फंड होगा हम उसको शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। वहीं ग्राम प्रधान फरमान मलिक ने कंपनी के चेयरमैन एसपी सिंह का आभार व्यक्त किया है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर वो का हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि हमारे पास जो भी सरप्लस फंड होंगे, जो भी आएंगे, उसको हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करेंगे। और वो लेकर के हम काफ़ी काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। हर एक जगह में जहाँ से पता लग जाता है या कहीं से वहाँ से ऑफर आती है कि भी हमारा यहाँ पोजीशन खराब है या स्कूल की खराब है या मेडिकल की खराब है, तो उसका सर्वे करके हम वो काम पूरा करने की चेष्टा करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और फिर भविष्य में भी करते रहेंगे। मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई क्षेत्र संबंधित हो। मैं तो चाह रहा हूँ कि रिमोट एरिया के अंदर जहाँ पर सुविधा नहीं पहुँच रही है या सरकार सुविधा नहीं दे रही है या प्राइवेट कोई नहीं पहुँच पा रहा, ऐसे हमारे पास प्रपोजल आएंगे तो हम जरूर कंसिडर करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीकेटीसी के कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों को परखा है। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर समिति की कार्यालय, विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही ज्योतिर्मठ कार्यालय सभागार में बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों को आगामी यात्रा की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सहायक अभियंता विपिन तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गिरीश चौहान, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय आरक्षण के मामले में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अंतिम मौका दिया। ऐसे में वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को जानकारी दें कि वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें, जिससे न्याय के सिद्धांत का पालन हो सके।
अब हाईकोर्ट इस मामले में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा। बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव से पहले आरक्षण की चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसमें अल्मोड़ा नगर निगम के साथ धारचूला नगरपालिका, गुप्तकाशी, उत्तरकाशी समेत अन्य निकायों के आरक्षण को चुनौती मिली है। वहीं याचिकाओं में कहा गया है कि जो आरक्षण सरकार ने तय किया है वो असंवैधानिक था और सुनवाई का भी मौका नहीं मिला। राज्य सरकार ने जो निकाय के चुनाव हुए थे, जो उसमें आरक्षण लागू हुआ था, उस आरक्षण को कि वो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है कहते हुए हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की थी, जिसमें कई बार सुनवाई के पश्चात आज पुनः सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष लगा हुआ था मुकदमा, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इसमें जितने भी नगर निकाय या महापालिकाओं में या सभासद जो भी चुने गए हैं उनको भी सुनवाई का अवसर देना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इसमें वो अखबार में इसकी विज्ञप्ति निकालें और जिससे सब लोगों को सूचना मिल सके, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो सके, उनको भी सुनवाई का अवसर मिल चुके। और अगली तिथि 28 अप्रैल 2025। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में नोटों की गड्डियां मिलने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बार सभागार में सवाल उठाते हुए जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वकीलों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा ने न्यायपालिका को कलंकित किया। सवाल यशवंत वर्मा का नहीं, न्यायपालिका का है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन्हें दंडित करने के बजाय ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ है। आखिर किसके डर से ईडी या सीबीआई की जांच नहीं कराई? देश की न्याय व्यवस्था पर धब्बा लगा है। आज न्याय के देवता ही कलंकित हैं, जिसे उत्तराखंड हाईकोर्ट बार किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। आज जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आम सभा बुलाई है, इस बात के लिए बुलाई है कि यशवंत वर्मा केस में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, और क्योंकि उनके घर में आग लगने के बाद ये अफवाह फैली या ये आया घटना कि वहां नोट से बड़े हुए बोरे मिले हैं, लेकिन क्योंकि सुबह आई ये खबर, शाम को फिर वो दब गई, फिर ट्रांसफर किया गया 20 तारीख को उनको कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम द्वारा, फिर उसका उनको रोक दिया गया, फिर 24 को फिर कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये कोई खबर नहीं आई कि भाई एक्चुअली पैसा किसका था, किसने दिया था और कितना था। ये खबर ना आने के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया, क्योंकि आज जो है जनता सोशल मीडिया में सभी जागरूक लोग हैं, पूरे देश में ये खबर हर वकीलों को, पूरे हाईकोर्टों को फैली हुई है। और ये पिछले संडे को 23 तारीख में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, पूरे देश के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस पे जो है अपना वक्तव्य जारी किया गया। वो दिल्ली में चीफ जस्टिस से मिलने वाले हैं। दूसरा ये है कि आज इस केस के बाद ये हो गया है कि हम, क्योंकि जुडिशरी के अंग हैं, अधिवक्ताओं के बिना जुडिशरी अधूरी है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि जुडिशरी की साख नहीं, हमें अपनी साख बचाने का भी समय आ गया है। तो हम आज की जो सभा है इस बात की है कि जुडिशरी के साथ साथ अधिवक्ताओं की साख भी बचाने का, जो हमारा अधिवक्ता वर्ग ये चाहता है कि जनता में ये न हो कि हम ऐसी जगह काम करते हैं जहां की घूस से या पैसे से मुकदमों का निस्तारण होता है, ये न फैले। इसलिए जो है नैनीताल में कैंटीन चलाने वाले एक युवक ने मार्केट में उधारी के चलते झील में छलांग लगा दी। नशे की हालत में युवक ने यह कदम उठाया। वहीं झील में पर्यटकों को नौका विहार करा रहे नाव चालकों ने किसी तरह युवक को झील से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद तल्लीताल पुलिस युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस की तत्परता के चलते युवक की जान बच गई है। बताया गया कि युवक पर लगभग 5 लाख रुपए मार्केट का उधार है, जिस वजह से वो काफी समय से परेशान था। तो नशे की हालत में ये आत्महत्या की कोशिश की गई है। पुलिस की 36 साल का है, लेक में गिर गया था, उसको हम रेफर किया है फिशरतवाड़ी के लिए। उसमें हमने प्राथमिक उपचार दे दिया, उसको गैस्ट्रिक लवाज करा दिया था, जो पेट में पानी था वो निकाल दिया है, लेकिन सेमी कॉन्शियस है पेशेंट। मोस्ट प्रोबेबली जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल भी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।